Hello students, my name is Tarachand Mali. You are most welcome YouTube चैनल संतोष क्लासेस। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक समीकरण एवं उत्प्रेरक के इस वीडियो के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक समीकरण, तीसरा है रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, चौथा रासायनिक अभिक्रिया, पांचवा संयोजन अभिक्रिया, छठा वियोजन अभिक्रिया, सातवां विस्थापन, आठवां द्विविस्थापन अभिक्रिया, नौवां है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, दसवां है उत्क्रमणीय एवं अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, नेक्स्ट उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, और सबसे लास्ट में आएगा उत्प्रेरक। आज अपन इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो अपन है पहले वाला ये टॉपिक लेने वाले हैं, यानी कि द्विविस्थापन तक आज अपन लास्ट इस वीडियो के अंतर्गत बनाएंगे। उसके नेक्स्ट अगला लेक्चर सेकंड लेक्चर आगे के वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। भौतिक गुणों में परिवर्तन होने का मतलब जैसे उसकी जो रंग, गंध और अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे आप लोगों को यहाँ दे रखा है भौतिक परिवर्तन के बारे में। इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण को हटाने पर पुनः पदार्थ प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिस कारण से अपन ने परिवर्तन किया उस कारण को अगर अपन हटा दें तो जो पदार्थ पूर्व में था वो अपने को वापस प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है ये परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब है ये स्थायी परिवर्तन नहीं है। इसमें परिवर्तन करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उससे अपन वापस पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, उसका रंग बदल सकता है, गंध बदल सकती है या उसकी अवस्था बदल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने को दे रखा है कि बर्फ एक ठोस अवस्था में होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो वो जल में बदल जाता है, यानी कि उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाती है। ठोस से वो द्रव में बदल जाता है और जब उसको और गर्म किया जाता है तो वो गैस में बदल जाता है। यानी कि इसमें देखो तीनों में अवस्था चेंज हो रही है। सबसे पहले ठोस अवस्था थी, फिर द्रव में हो गया, फिर गैस में हो गया। अगर इसी को वापस जो है ठंडा कर दिया जाए तो गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो वापस से जल में, और जल को जब वापस ठंडा किया जाता है तो बर्फ में बदल जाता है। तो ये था अपने पास भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो होगा रासायनिक परिवर्तन। अब पढ़ते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि उस परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसके पूरे रासायनिक गुण ही परिवर्तन हो जाते हैं, और इसके अंतर्गत एक बार पदार्थ बनने के बाद वापस संभवतया जहाँ तक होता है उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है, यानी कि इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सामान्य पुनः पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। मैंने यही बात बताई थी कि सामान्यतः जो होता है इसमें जो पहले का पदार्थ था अगर वो परिवर्तन हो गया तो उसे वापस से अपन प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यह स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन होने से तात्पर्य है कि एक बार हो जाने के बाद उसे वापस अपन चेंज नहीं कर सकते। चौथा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। मीन्स नए पदार्थ का निर्माण होने से तात्पर्य कि इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जैसे नींबू पानी। नींबू पानी के अंतर्गत अपन नींबू को यूज करेंगे प्लस जल
प्लस शक्कर यानी जो भी, और अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो जब वो भी डालेंगे तो अपने को एक नया पदार्थ मिलेगा, वो नींबू पानी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नींबू पानी को वापस अपन किसी हालत से उसमें से शक्कर को बाहर निकाल सकते हैं या नींबू को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि एक स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि एक बार बनने के बाद दोबारा वापस परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल, जैसे कार्बन। कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी इसमें कोयला, कार्बन जो होता है कोयला होता है जो ठोस अवस्था में होता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, और जब इनकी अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के बारे में सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण यानी कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थों के प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो इनको प्रतीकों के रूप में लिख रहे हैं। कार्बन को अपन C लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख रहे हैं। तो ये जो कार्बन जो प्रतीकों के रूप में लिखा गया है इनको अपन कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब यहाँ एक चीज याद रखने वाली होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, जितने पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं यानी भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। वो अभिकारक, और उसे अपन दूसरा नाम से कहें तो क्रियाकारक भी कह सकते हैं। तो उन्हें अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे अपन उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। याद रखने वाली बात है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो नया निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इस चीज वीडियो में एक चीज आप विशेष ध्यान रखें, जो भी चैप्टर बताया जा रहा है आपको उसका शॉर्ट चीज बताई जा रही है। आप अगर इसको थोड़ा लंबा बढ़ा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, आप इसको हल्का सा बढ़ा सकते हैं। मैं जो है कम समय के अंतर्गत आपको ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इस बारे में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पहला पदार्थ A था, दूसरा B। यहाँ देखो आप लोगों को अगर अभिकारक याद, अभिकारक और उत्पाद का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लो आपको याद नहीं रहता अभिकारक और उत्पाद, तो आप वहाँ पर पदार्थ का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे पहला पदार्थ A था, दूसरा पदार्थ B था, दोनों मिले और नया पदार्थ AB बना दिया। मीन्स दो अभिकारक A और B थे, दोनों ने अभिक्रिया की और एक नया उत्पाद AB बना दिया। तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अपन रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रिया होगी उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, नाम से अपन पहचान सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो अब देखो जुड़ेगा कौन, दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएंगे और एक नया पदार्थ बना देते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यही कह रहा है अपने को कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वो समीकरण रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया लगभग सेम होते हैं, सेम परिभाषा है। इसमें भी A
और बी दो अभिकारक थे, और जब इन्होंने अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद ए बी बनाया। नेक्स्ट अभिक्रिया अपने पास आएगी वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के बारे में अपन पढ़ते हैं। इससे पहले संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ कोयले का दहन, कोयले का दहन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कि एक अभिकारक कार्बन है, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन है, दोनों मिले और एक नया उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। दूसरा मैग्नीशियम फीते का दहन, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर एक नया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। यानी कि यहाँ देखो कृष्णवाचक चिन्ह लगा हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप एरो का निशान बना देना। जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो उसमें दो अभिकारक भाग ले रहे थे, मैग्नीशियम और दूसरा ले रहा था ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार एथेन का हाइड्रोजनीकरण, एथेन की क्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो अपने पास मैथिल बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपनी अभिक्रिया आएगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन से देखो तात्पर्य होता है, अपन समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है कि टूटना। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। टूटना अर्थात अब एक चीज दो भागों में टूटेगी। तो ये कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स एक अभिकारक होता है वो दो भागों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर कोई एक अभिकारक ए बी था जो दो भागों में ए और बी के अंदर टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, वो होगा विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब यहाँ अपन देखो, जैसे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अपन समझ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार ऐसे अपन नहीं कह सकते, कोई प्रकार नहीं होते, बट आप लोगों को मालूम होता है कि किसी चीज को तोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज की जरूरत होती है। या तो आप उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करो, या उसे प्रकाश की ऊर्जा दो, या उसे ऊष्मा दो। यानी कि अपन किसी तरीके से उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, जैसे दाब, ताप, यानी कुछ भी। तो सबसे पहले यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया को, यानी वियोजन अभिक्रिया के प्रकार का मतलब उसको किस किस तरह से तोड़ा जाता है। सबसे पहले विद्युत जो आता है, सबसे पहले आता है अपना विद्युतीय अपघटन। देखो वियोजन का दूसरा नाम अपघटन भी होता है, कई बार अपघटन लिखा हुआ आता है, आप कंफ्यूज मत होना। तो वियोजन का दूसरा नाम हो गया अपघटन। तो सबसे पहले आता है विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन का मतलब है इस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या दिया जाता है? धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा। विद्युत का है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बस ये सिंपल सा याद रखना है। तो इस अभिक्रिया में किसी यौगिक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी कि अभिकारक होगा उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वियोजन करने के मतलब तोड़ना, और तोड़ने के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जब जल के अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। नेक्स्ट दूसरा इसका प्रकार है, वो है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन से तात्पर्य है कि अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देना। तो इस अभिक्रिया में किसी यौगिक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देना, ऊष्मा देने का तात्पर्य है गर्म करना। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत टूट जाता है। नेक्स्ट इसी का तीसरा अपघटन आएगा, वो आएगा प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन का मतलब उसको प्रकाश देना। तो इस अभिक्रिया में किसी यौगिक को तोड़ने, इस अभिक्रिया में किसी अभिकारक किसी यौगिक को तोड़ने के लिए प्रकाश दिया जाता है। यानी कि प्रकाशीय अपघटन है तो प्रकाश के द्वारा तोड़ना, तो प्रकाश देंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन के अंतर्गत टूट जाता है। नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आएगी अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन
अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस चीज को समझते हैं। देखो विस्थापन, विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। विस्थापन नाम से अपन समझ जाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना विस्थापन कहलाता है। तो यही कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का परमाणु एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के साथ चला जाता है, यानी कि एक जो था पहले वाले का अभिकारक जो है जो पहले वाला अभिकारक है उसका कोई भी एक परमाणु दूसरे के साथ चला जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ परमाणु ए बी था और दूसरा सी था, इसमें दो परमाणु है ए और बी। इसका जो परमाणु है ए जो है वो सी के साथ चला जाता है, यानी पहला अभिकारक ए बी था, इसका परमाणु ए जो था वो दूसरे परमाणु सी के साथ चला जाता है और नया बना देता है ए सी। ए सी यानी ये परमाणु जो गया वो सी के साथ मिलकर ए सी बना दिया और बी अकेला रह गया। तो यानी कि बस ये चीज समझनी कि एक परमाणु एक अभिकारक का परमाणु दूसरे के साथ चला जाता है। तो जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंतर्गत आप समझ लेते हैं, इसको देखो समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस होता है, सल्फेट माइनस होता है, प्लस जिंक, जिंक में Zn प्लस होता है। तो इसका प्लस नहीं जाएगा, प्लस माइनस जाएगा, तो यानी ये जो माइनस है वो जिंक के साथ चला जाएगा, तो यानी ZnSO4 बन जाएगा। तुम इस देख के वापिस से देख लेते हैं। तो यहाँ कॉपर सल्फेट में से सल्फेट गया, कौन गया, सल्फेट जाएगा, सल्फेट इस जिंक के साथ चला जाएगा, तो यानी बनेगा जिंक सल्फेट प्लस ये कॉपर अकेला हो गया, तो यानी अपने पास बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट आती है अपने पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि आयनों का आदान प्रदान, यानी द्वि यानी दोनों का, एक का दूसरे के साथ तो दूसरे का पहले वाले के साथ। जैसे यहाँ देखिए पहले अपन परिभाषा पढ़ लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, एक मिनट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयन एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो जाते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए बात यही है कि पहले वाले का अभिकारक का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है, पहले वाले में था AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ Ag प्लस का था, NO3 माइनस था। फिर दूसरा था पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में K प्लस का था, Cl माइनस का था। तो यानी कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ और दूसरे का यानी पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ और दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ चला जाता है। तो देखो यहाँ प्लस था Ag और उधर माइनस था Cl, तो ये तो बन गया AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और इधर माइनस था NO3 और प्लस था K, तो ये बन गया KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट अपन जो है अगला वीडियो सेकंड लेक्चर के अंतर्गत रहने वाले हैं, उसके अंतर्गत अपन चैप्टर के टोटल रिएक्शन के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखें, आप रेगुलरिटी बनाए रखें। हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें केवल और केवल समीकरण या आपको अभिक्रियाओं के बारे में बताया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी है जिनका एक लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत वो इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है या आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिनसे कि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को टाइम टू टाइम ले सकते हैं, जिनसे आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहेगी, साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, उनकी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।